क्या क्वेश्चन है? द एंटरप्राइज इज एक्सक्लूसिवली ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट आर नोन एज। वे प्रतिष्ठान जो पूर्ण रूप से केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित और नियंत्रण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या प्राइवेट एंटरप्राइजेज? यस, इट्स अ पब्लिक एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व, प्रबंधित, मैनेज्ड और कंट्रोल्ड होते हैं। जैसे रेलवे की बात करें या सरकारी हॉस्पिटल की बात करें या सरकारी स्कूल की बात करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी एंटरप्राइज होते हैं जो पूरी रूप से सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या जो हमारी लोकल अथॉरिटीज होती है उनके द्वारा ओनरशिप के अंडर में होते हैं, या उनके अंदर उनकी मैनेजमेंट होती है, या वो कंट्रोल्ड होते हैं, तो ये हमारे होते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस। रेलवे की बात कर रहा था मैं आपको, या कोई भी हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या हमारा कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ये सब के सब। ठीक है, यहां ध्यान रखना, हम इसमें कंपनी के बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दिस इज द पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है? फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड। फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इन नोटिस ऑफ द 14 डेज टू शेयर होल्डर इज नेसेसरी बिल फॉरफिटेड शेयर। हम शेयर को जब्त करने से पहले शेयर होल्डर को 14 दिन का नोटिस देते हैं, ये बात भी ठीक है। हमने क्या सर्च करना है? इसमें से एक गलत स्टेटमेंट सर्च करनी है। आगे देखो, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर द राइटिंग ऑफ द प्रिलिक एक्सपेंसेस। जो हमारा शेयर्स के ऊपर जो प्रीमियम होता है उसको हम यूज कर सकते हैं प्रारंभिक खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए। फिर चौथा ऑप्शन देखो क्या है, द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो हमारा शेयर फॉरफीचर के ऊपर रीइश्यू करने से जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। यस, ये रियलिटी में हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, ये हमारा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन करेक्ट नहीं है और यही हमको सिलेक्ट करना है। इन चारों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऐसी थी जो हमारी गलत थी, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ द मर्जर ऑफ कंपनी। इसमें से हमको बताना है कि इसमें कंपनी के मर्जर का फॉर्म कौन सा नहीं है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल या कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, बट डायगोनल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी रहने वाला है। और आपको बता देता हूं कि जो कंपनी के मर्जर के जो तरीके होते हैं वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, रिवर्स भी होते हैं और को जेनरिक भी होते हैं, बट इसमें से डायगोनल नहीं होता है। यस, मैं लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हमारा हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक थर्ड स्पेलिंग तो दी हुई है आपको डी ऑप्शन के अंदर, कॉन्ग्लोमेरेट तो दिया हुआ है। ठीक है, और एक रिवर्स भी होता है, रिवर्स। फिर एक जो हमारा होता है वो होता है को जेनरिक। ठीक है, ये 5 होते हैं, बट हमारा डायगोनल नहीं होता है। वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कंपनी सेक्रेटरी की, वो क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करना। पर एज पर द कंपनीज एक्ट, एनुअल जनरल मीटिंग एंड द रिक्वेस्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आर एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन। कंपनी सचिव का कंपनी की आम बैठक में भाग लेना उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक है। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वार्षिक आम सभा और बुलाई गई असाधारण, बोले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का वर्णन कौन से सेक्शन में किया गया है? 150 से 156 या 159 से 163 या 166 से 169 या 173 से 175 या 183 से 187? यस, ये हमारा जो सेक्शन है ना, ये 166 टू 169 है, इसके बारे में इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और एक कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग है, बट अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें तो यहाँ पर ये 96 और सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी टू बी क्लासिफाइड एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज। प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्लासिफाइड किसके अंडर में है, कैसे है बताओ? यस बताओ बताओ। लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द, यस 5 CR, ये हमारी लिमिट है। एक कंपनी सेड टू हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड व्हेन, एक कंपनी को हम रजिस्टर्ड मान लेते हैं जब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, या सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार, या इट एक्चुअली स्टार्ट द बिजनेस, या नन ऑफ द अबव। एक कंपनी को हम रजिस्टर्ड कब मान लेते हैं? एक कंपनी को हम रजिस्टर्ड कब मान लेते हैं? यस, जब हम रजिस्ट्रार से रियल्टी में सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं ना, तब हम उसको मान लेते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फैसिलिटेट्स अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनीज? कौन सी कंपनीज का सेक्शन है जिसके अंदर अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का दिया हुआ है? एक्ट हमारा 2013 ये पूछ रहा है। यस, yes 319। next one is the appropriate sequence of the formation of company are in the following order। हमको इसमें बताना है कि कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है तो उसका जो ऑर्डर है वो कौन सा होता है। पहले क्या चीज होती है, सोच के देखो। पहले प्रमोशन होती है, पहले प्रमोशन स्टेज होती है ना, तो हमको इसमें से करेक्ट बतानी है। जैसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है, फिर हमारी इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जब हमारा फिर उसके बाद बिजनेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली जो इस टाइप की सीक्वेंस हो वो करेक्ट है, पकड़ लेना। तो सबसे पहला हमारा प्रमोशन होता है, प्रमोशन स्टेज होती है, फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर हमारा कैपिटल की बात आती है, फिर हम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज द प्लान एज द कंसिडरेशन ऑफ, कंपनी के अनुकूलतम पूंजी ढांचे का जो प्लानिंग पर विचार, किन से विचार के आधार पर किया जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स या कंट्रोल। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसके बिहाफ पर हमारा कंपनी का जो कैपिटल, जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हम डिसाइड करते हैं? इन चारों में से 4 ऑप्शन हो सकते हैं, 3, 2, 1 कोई भी हो सकता है। तो बताओ। यस, कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम डिसाइड करते हैं तो हमें 3 ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी के जीवन काल में वैधानिक सभा कितनी होती है? स्टैच्यूटरी मीटिंग। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पहले भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी के जीवन काल के अंदर, कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर जो स्टैच्यूटरी मीटिंग होती है वो केवल एक ही बार होती है, और वो भी कंपनी को जब रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है उससे 1 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर उसको स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलानी होती है। इस स्टैच्यूटरी मीटिंग को बोलते हैं वैधानिक सभा। ये बुलानी बहुत मैंडेटरी होती है, हर हालत में बुलानी कंपलसरी होती है। एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है कब? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट रिसीव किए बिना, या उसके बाद, या बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद, या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। एक पब्लिक कंपनी, यस यस, जब उसको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है। कंपनी के परिवर्तन में क्या शामिल होता है? विचारों की खोज, प्रस्ताव की विस्तृत जांच करना, उत्पादन के कार्यों को इकट्ठा करना, या उपरोक्त सभी। कंपनी की प्रमोशन स्टेज में तो सारी की सारी बातें आती हैं, है ना। कंपनी के प्रमोशन स्टेज के अंदर सारी की सारी बातें आती हैं, देखा जाए तो ये है ना। हम कंपनी के बारे में सोचते हैं, काफी सारी डिटेल में स्टडी करते हैं, हमारे प्रोडक्शन के जितने फैक्टर हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, फिर हमारा सारी जो हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, तो ये सब चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किसको वैधानिक सभा करने की जरूरत नहीं होती? सोल प्रोप्राइटरशिप को, पार्टनरशिप को, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को, या सभी को? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। स्टैच्यूटरी मीटिंग तो कंपनीज को करनी जरूरी होती है, बट इन सबको करनी जरूरी थोड़ी ना होती है।
जो बंदा अकेला बिजनेस कर रहा है या पार्टनरशिप कर रहा है, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हैं, तो उनको स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी जरूरी नहीं होती है। इस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, या कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, या कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है? इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। यस, पहला भी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और कंपनी के शेयर्स को हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ए और सी के अकॉर्डिंग हमारा सी आंसर। बट कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो तो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड थोड़ी ना होती है, इसलिए हमने एक ऑप्शन को छोड़ दिया था। रजिस्ट्रेशन से कितने दिनों के अंदर कंपनी के प्रथम जो फर्स्ट वाला जो ऑडिटर होता है उसकी अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए? रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के कितने दिनों के अंदर कंपनी के ऑडिटर की जो फर्स्ट ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हो जानी चाहिए? ये हमारी बात पता है कहां लिखी है? कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन है 139 सब सेक्शन 6, उसके अकॉर्डिंग ये बात लिखी हुई है। तो लगभग रजिस्ट्रेशन होने के लगभग 30 दिन के अंदर उसकी अपॉइंटमेंट हो जानी चाहिए। ज्वाइनिंग लगा लो, अपॉइंटमेंट। एक कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती कब? निर्देशों के चुनाव के बगैर, या निगमन का पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना, या एक प्रोस्पेक्टस जारी किए बिना, या लेखा परीक्षक की नियुक्ति के बिना। एक कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती। यस, जब तक उसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं आती। पर जैसे ही हमको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो हमको लगता है कि हाँ मैं भी कुछ हूं, मैं एग्जिस्टेंस में आ चुकी हूं, तो कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। कम से कम एक मंडल सभा बुलानी जरूरी होती है, प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक महीने में, हर 3 महीने में, या 1 साल में। यस, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग होती है पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है, तो इसलिए उनको लगभग हर 3 महीने के अंदर मीटिंग बुलानी बहुत जरूरी होती है, प्रत्येक तिमाही में, प्रत्येक क्वार्टर के अंदर। ठीक है, इनमें से यस, इनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट भी हुए हैं, बट इट्स ओके। अच्छा है, आप लोगों को खुद की टेस्टिंग भी हो गई होगी।